सर दानिश है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। काफ़ी बच्चे आप लोग में से मुझे जानते होंगे, तो वेलकम टू क्लास 8 में आप लोग आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। क्लास 7 से पढ़कर काफ़ी बच्चे जो मुझे जानते होंगे, जो हमारे स्कूल में पहले से थे, वो क्लास 8 में आ चुके हैं। कुछ बच्चे न्यू एडमिशन होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे। तो फिर से बता दूं, मेरा नाम सर दानिश है, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स की बुक जो इस साल आप लोग पढ़ेंगे वो बुक है मैट्रिक क्लास की। मैट्रिक क्लास की बुक आप लोगों की क्लास में पढ़ाई जा रही ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स उस लेवल पर जाकर क्लियर हो, ताकि उनके मैट्रिक में आगे बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है ये बुक सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम 8 में कोर्स लगा रहे हैं ताकि आपको अगले साल इसको करने में आसानी हो। तो क्योंकि अब सेंट बोर्ड ने भी इसका शेड्यूल चेंज कर दिया है, अब 9 क्लास में भी मैथ्स होगी। पहले तो सिर्फ मैट्रिक में होती थी, अब 9 मैट्रिक दोनों में होगी। तो अब इसको पढ़ने का आपका बहुत फायदा होगा। 8 में भी आप यही पढ़ेंगे, 9 में आकर भी आप लोग यही बुक पढ़ेंगे। तो 8 क्लास में आप लोगों को वेलकम। शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आप अपने रजिस्टर पर काम किस तरह करेंगे। यूज तो आप लोग वही पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन करेंगे, पर लेकिन रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है वो मैं बता दूं कि रजिस्टर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक बात सुन लीजिएगा कि रजिस्टर जब आप लोग खोलेंगे तो पेज मेंशन करेंगे हर एक पेज पर। जैसे मैंने यहाँ पर पेज लिखा 1, तो मैं ये पेज स्किप करूंगा, ये वाला पेज छोड़ दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पेज नंबर 2, फिर ये वाला पेज स्किप करके यहाँ पे 3, फिर ये स्किप करके यहाँ पे 4, और इस तरह से ऑन पूरे रजिस्टर पे मैं नंबरिंग कर लूंगा पेजेस की। और अब बात करते हैं इसके इंडेक्स पे। आपके इंडेक्स जो रजिस्टर का इंडेक्स है उस पर सबसे पहले वाला जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर का। एस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मतलब होता है सीरियल नंबर। तो यहाँ पर आप लोग सीरियल वाइज नंबर मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। और उसके आगे आ जाती है डेट। यहाँ पर आप लोग करेंगे टॉपिक वाइज, जिस डेट को जो टॉपिक करेंगे आप लोग उसकी डेट मेंशन। उसके बाद आते हैं पेज नंबर। तो जो कॉपी में मैंने अभी आपको बताया, जो पेजेस नंबरिंग करेंगे आप लोग वो पेज नंबर यहाँ पर आएगा, बुक का नहीं, कॉपी का पेज नंबर आएगा यहाँ पे। और आगे टॉपिक की हेडिंग, तो टॉपिक वही जो आप लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज 1 का सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो आप लोग 1 लिखकर डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप काम करेंगे। पेज नंबर लिखेंगे, जैसे पेज नंबर 1 पे आप लोग काम करेंगे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 आप लोग ये करेंगे, तो ये लिखेंगे टॉपिक पे। क्लियर? तो इस तरह आप लोग अपना इंडेक्स मेंटेन करेंगे और हर एक टॉपिक का इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए इसमें। उसके बाद आ जाते हैं, आपको जब स्कूल से आपका वर्क मिलेगा तो उसमें टैगिंग्स मौजूद होंगी। सबसे पहले टैगिंग होगी आपकी मिड टर्म 2020-21 की। ये आप लोग फर्स्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। याद रखिएगा, पेस्ट करनी है इसको, स्टेपलर वगैरह नहीं करना। फर्स्ट पेज पे आएगी मिड टर्म की टैगिंग, उसके बाद आ जाएगी सिलेबस आउटलाइन की टैगिंग, मिड टर्म सिलेबस आउटलाइन, इसकी टैगिंग आ जाएगी आपके वेरी नेक्स्ट पेज पे। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आप लोग करेंगे चैप्टर की टैगिंग पेज। जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है आपको उस हवाले से वो टैगिंग मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आप लोगों की किताब, वही सिंटैक्स की। चैप्टर नंबर 1 जो इसका है वो है सेट्स का। सेट आपके बुक का पहला चैप्टर है, सेट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेट की डेफिनेशन बता दूं। सेट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि वेल डिफाइंड, पहले तो सबसे पहले आप देखिए कलेक्शन और ग्रुप किसके, एलिमेंट्स के। और वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड।
कलेक्शन तो आपको समझ आ रही है कि कलेक्ट हुए सब तमाम मतलब मुख्तलिफ काफ़ी चीज़ों की मजमुआ या काफ़ी चीज़ों को जमा करने के बाद जो बनता है हमारे पास कलेक्शन होती है। ग्रुप का भी यही मतलब होता है, काफ़ी लोग जमा हो तो आप उसे ग्रुप बोलते हो, काफ़ी चीज़ें जमा हो तो आप उसे ग्रुप बोलते हो। एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स से मिलकर ही ग्रुप या एक कलेक्शन बनती है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप उस चीज को डिफाइन कर पाए, किसी को डिफाइन बता सके कि ये इतनी मिकदार में चीज है, ये इतनी चीज है, ये इतनी है, ये इतनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 5 बुक्स, तो आप लोग किसी को बता सकते हैं कि ये सेट है 5 बुक्स का। तो ये तो आपने बता दी ना, डिफाइन कर दिया आपने, सेट है ये 5 बुक्स का। लेकिन मैं आपको अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे बताएं कि आपकी क्लास में कितने शरारती लड़के हैं। तो अब आप तो नहीं बता सकते कि कौन कौन शरारती, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना, मुझे पता है, पता तो किसी को भी नहीं है ना कि शरारती कौन है। तो ये आप चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा नॉटी है, क्योंकि ये चीज आप बता नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि आपको पता ही नहीं ऑब्वियसली। तो ये होती है नॉट वेल डिफाइंड चीजें। तो सेट के लिए ये शर्त है कि वो चीज वेल डिफाइंड हो, उसके बारे में बताया जा सकता हो कि वो कितनी मिकदार में क्या चीज मौजूद है। तो ये होता है आपका सेट। तो सेट के बाद आ जाते हैं आपके पास एक हेडिंग आ जाती है सम इंपॉर्टेंट सेट्स। सम इंपॉर्टेंट सेट। सबसे पहले तो आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब ये डिजिट्स आए थे 1 2 3 वगैरह, तो सबसे पहले जो उनकी काउंट हुई थी, जैसे आप लोगों ने डिजिट्स आए थे 1 2 3 4 5 6, इनका एक सेट बनाया गया था ना काउंटिंग का, तो उस सेट को बोला गया था नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स के नंबर शुरू कहां से होते थे? 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होते तो हम ये डॉट लगा देते हैं कि ये चलते जाते हैं। तो ये थे आपके नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से जो स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद आए आपके पास होल नंबर्स। होल नंबर्स चूंकि नेचुरल नंबर्स के बाद है तो इनमें कुछ एडिशन हुई होगी, तो ये इनका नाम भी चेंज हुआ और नंबर्स बाद में है। इनमें एडिशन क्या हुई थी कि जीरो इंट्रोड्यूस जब करवाया गया था कि जीरो भी एक नंबर है, तो जीरो को मिलाकर नेचुरल नंबर से जो एक नया सेट बनाया गया वो था होल नंबर्स का सेट। क्लियर? ये थे आपके पहले 2 सेट। इसके बाद जो सेट था वो आपके पास आया इंटीजर्स का। अब ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं, अब ये नंबर्स या तो इसके बाद एडिशन आया तो सेट आया ना, तो इस एडिशन में ये था कि वो नंबर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे कि 1 ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, 2 या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, 3 या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, एंड सो ऑन। तमाम नंबर्स या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, उन नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स। उन नंबर्स का सेट कहलाता है इंटीजर्स का सेट। क्लियर? तो ये हो गई इसकी तीसरी टाइप। इसके बाद आ जाता है चौथी, आ जाती है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, अब पॉजिटिव तो मतलब वो वैल्यूज जिनके साथ प्लस लगा होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, मतलब वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। अब वो कौन कौन से नंबर होते हैं? फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11
13 एंड सो ऑन। अब आप लोग देखें कि 2 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 5 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 7 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 11 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 13 भी सिर्फ अपने टेबल पर ही जाता है। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं, अपने नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर? प्राइम नंबर्स के बाद इसको इरेज कर देते हैं। पांचवा जो सेट आया था वो आया था इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स और एक आए थे छठा ऑड नंबर्स। अब देखें इवन नंबर्स वो होते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ कि जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 के मल्टीपल, जैसे 2 के आगे क्या था 4, 2 to the 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ये कहलाते हैं इवन नंबर्स। यहां से आप 2 के मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं और यही कहलाता है इवन नंबर का सेट। अब इवन नंबर्स के बाद जो नंबर आए वो थे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या होता था कि जो इवन नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं ना वो कहलाते हैं ऑड नंबर। सिंपल आपके लिए ताकि आपको याद रहे। शुरू कहां से होते हैं 1, 2 नहीं है तो 3, 4 नहीं है तो 5, 6 नहीं है तो 7, 8 नहीं है तो 9, 10 नहीं है तो 11, 12 नहीं है तो 13, 14 नहीं है तो 15, 16 नहीं है तो 17 एंड सो ऑन। चलते जाएंगे नंबर क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होते। तो ये होते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है आपके पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइडिंग फॉर्म में होते हैं। डिवाइडिंग फॉर्म में जैसे कि आप लोग बोल लें 3/6 नहीं 6/3, 4/2, 20/5। रैशनल नंबर्स ये होते हैं जो डिवीजन वाली फॉर्म में होते हैं। एक दफा एक और देख लीजिएगा फिर मैं इसको भी क्लियर करता हूं। इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स भी इसी तरह के होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं, पर उनमें फर्क क्या होता है वो देख लीजिएगा। देखिए लिखे तो मैंने दोनों सेम है लेकिन उल्टे करके क्यों लिखे हैं उसका एक मकसद है। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना उनको अगर आप कैंसिल करें जैसे 3 1 3 3 2 6 ये 2 बच जाएगा। तो अब तो ये डिवाइडिंग फॉर्म में नहीं है, डिवाइडिंग फॉर्म में नहीं है ना ये। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स जो डिवाइडिंग फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। 2 1 2 2 2 4 ये भी आ सकता है इस फॉर्म में। 5 1 5 5 4 20 ये भी आ सकता है सिंपल फॉर्म में। तो जो डिवाइडिंग वाली फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ सकते हैं वो कहलाते हैं आपके पास रैशनल नंबर्स, और जो डिवाइडिंग फॉर्म से डिवाइडिंग फॉर्म में ही रहेंगे हमेशा वो कहलाते हैं इरेशनल। जैसे मैं इसको कैसे करूं 3 1 3 3 2 6 ये बचेगा 1/2, 2 1 2 2 2 4 ये बचेगा 1/2, 5 1 5 5 4 20 ये बचेगा 1/4। तो ये तीनों डिवाइडिंग वाली फॉर्म में ही रहेंगे। तो ये आपके पास इररेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर? तो ये थे रैशनल और इररेशनल नंबर्स। इसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में।
रियल नंबर्स एक खास प्रॉपर्टी है जिसमें आपको बता देता हूँ कौन सी टाइप है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, रैशनल सब कुछ रियल नंबर्स में आ जाता है। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स पॉजिटिव होंगे तो मैं इसको लिख दूंगा r पॉजिटिव, रियल नंबर नेगेटिव के लिए होंगे मैं इसको लिखूंगा r नेगेटिव, सिंपल। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं और बाकी सारे भी नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर्स ये होते हैं। तो रियल नंबर्स के बाद हम लोग चलते हैं, ये हो गए सम इंपॉर्टेंट सेट्स। अब इसके बाद आप लोग आ जाएंगे नोटेशंस पर। नोटेशंस आपकी सेट्स की फॉर्म को शो करता है कि सेट किस फॉर्म में आ सकते हैं आपके पास। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म आती है जिसका नाम होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है कि आपके पास जो सेट होता है, जैसे वैसे तो सेट याद रखिएगा हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, एक सेट की एक निशानी होती है जो वो ब्रैकेट में होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो खास जिसकी निशानी होती है वो खत्म हो जाती है। आपके पास सेट जो होता है वो सिंपल वर्डिंग में आ जाता है, जैसे सेट ऑफ इंग्लिश उर्दू अल्फाबेट्स। सही है। तो अब सेट का एक नाम भी हमेशा रखना, तो मैंने लेट सपोज इसका नाम बी रख लिया, क्योंकि सेट की भी प्रॉपर्टी उस सेट का एक नाम होना चाहिए, तो इसका बी नाम रख लिया। और इसमें देखिए ब्रैकेट कहीं नहीं है, तो ये जिसमें ब्रैकेट नहीं होती वो कहलाती है फॉर्म आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी फॉर्म जो होती है आपके पास, याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमेशा वर्डिंग ही होती है, इसमें ब्रैकेट नहीं होती। दूसरी फॉर्म आती है आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में एक तो आप उसे नेम असाइन कर देते हैं क्योंकि सेट का कोई ना कोई नेम होगा। दूसरी उसकी निशानी होती है कि वो ब्रैकेट्स में होता है। और तीसरी निशानी ये होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं और उनके दरमियान में कॉमा होता है, ताकि इन एलिमेंट्स की अलग शनाख्त कर सके। और एक बात याद रखिएगा सेट्स में कि एक वैल्यू कभी भी रिपीट आपको सेट में नहीं मिलेगी। अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो सेट गलत होगा, तो आपको उस सेट को सही करना होगा। वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसको एक दफा लिखना होगा। तो ये होती है सेट की निशानी टेबुलर फॉर्म की। इसमें सेट रिपीट भी नहीं होते, वैल्यूज इनमें रिपीट नहीं होती, सिंगल वैल्यू अपनी ही शनाख्त रखती है। इसकी तीसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इसमें एक स्पेसिफिक रूल यूज होता है। वो रूल क्या होता है? x सच दैट x वाला। इसको एक नाम दे दिया, एक ब्रैकेट भी यूज होगी, x सच दैट x। ये x इसी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि इस सेट में क्या एलिमेंट होंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू, देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, ये इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। x सच दैट x बिलोंग्स टू, कोई भी बोल सकते हैं, इवन नंबर्स लेस देन 8। x such that x belongs to even numbers less than 8। अब 8 से लेस देन इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने बोल दिया 2, 4, 6, बस, क्योंकि 8 से लेस
बोला उसने, 8 से लेस या इक्वल नहीं बोला। अब आपको इसको लिखने का एक और तरीका भी है, आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इवन नंबर्स को हम शो करते हैं ई से, E stands for even numbers and ये साइन होता है एंड का, इसे बोलते हैं हम एंड x, यही वाला x is less than 8, मतलब x such that x belongs to even numbers and x यानी पूरा सेट 8 से कम वैल्यूज का है, इवन नंबर्स है और 8 से कम है, कोई बात आ जाएगी लेस देन 8 या इस तरह शो कर सकते हैं x is less than 8। क्लियर है, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब नोटेशंस भी आप लोगों ने पढ़ ली, नोटेशंस के बाद आप लोगों के पास आ जाती हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहली इसकी टाइप है फाइनाइट सेट, और दूसरा लिख लें आप लोग, इसका डिफरेंस होता है इनफाइनाइट सेट से। होते अलग अलग ही हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इन दोनों को साथ रख, दोनों के डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। अब देखें, फाइनाइट सेट में ये होता है कि आपको पता होता है कि वैल्यू कितनी है, कितनी मौजूद है, एलिमेंट्स कितने हैं, या जो भी डिजिट्स हैं वो कितने हैं, या कोई भी चीज जो आपको सेट में दी गई है। जैसे मुझे दिया हुआ है a = 1 2 3, मुझे पता है इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, आपको भी पता है इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि इसमें आपको पता नहीं होता कि वैल्यू कितनी है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे नंबर, हमें पता ही नहीं कितने, क्योंकि नंबर तो कभी एंड ही नहीं होता। तो ये होगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्लियर है। तो अब हम चलते हैं अगले सेट की तरफ, जो कि है नल सेट। नल सेट नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि नल का मतलब तो होता है खाली, बिल्कुल खोखला। नल सेट में क्या होता है कि बिल्कुल, नल सेट के एक और नाम भी होते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट को आप लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट भी। एम्प्टी का मतलब भी वही, खाली, सब कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं होता उसमें। तो जो सेट आपको इस तरह दिखे, या वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू ना हो, वो कहलाता है आपके पास नल सेट। इसको इस तरह भी शो करते हैं, इसको इस तरह भी शो करते हैं, और इसको इस तरह भी शो करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये होता है नल सेट जिसमें कोई वैल्यू, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। अब नल सेट के बाद आ जाता है इक्वल सेट, और एक आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क होता है? इक्वल सेट में ये होता है कि वैल्यू जो होती है, जैसे मुझे एक वैल्यू दी हुई है, दो सेट दिए हैं, a = 1 2 3 and b = 1 2 and 3। इनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले ये देखना है। 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। दोनों एलिमेंट्स की तादाद सेम है, तीन तीन है। दोनों एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट में, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 ही है। तो
दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे एलिमेंट्स का नेम इक्वल हो, जैसे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो कहलाता है आपके पास इक्वल सेट। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो, वो कहलाता है आपके पास इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और बी सेट ले लिया हमने, ए बी सी, इसमें क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो, जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी 1 2 3, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये होते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। सही। अब इसके बाद और आती है टाइप एक, वो बता देता हूं मैं आपको, आपकी शायद बुक में नहीं है वो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। बुक में नहीं है वो, नहीं बुक में नहीं, फिर भी आपको बता देता हूं मैं। एक होता है डिसजॉइंट सेट, देखिएगा आपकी बुक में नहीं होगा ये। एक होता है ओवरलैपिंग सेट। अब इन दोनों सेट में क्या फर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दे दिया गया, A इज इक्वल टू A एंड B, B इज इक्वल टू C एंड D, दोनों में कोई एलिमेंट सेम है नहीं ना, सेम, तो ये डिसजॉइंट सेट है। नो सेम एलिमेंट, जब कोई भी सेम एलिमेंट नहीं होता दो सेट के दरमियान, तो वो कहलाता है आपके पास डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर दो सेट के दरमियान एक एलिमेंट कॉमन आ जाए, जैसे इसमें भी B है, इसमें भी B है, दोनों में B कॉमन आ गया, तो ये कहलाएगा आपके पास ओवरलैपिंग सेट, वन कॉमन एलिमेंट। क्लियर है? तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ सेट। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसकी कुछ मजीद टाइप्स, जो कि आपके सवालों में भी काम आएगी आगे। तो जी सबसे पहले आपके पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके जो बाकी सब सेट का मजमूआ होता है, यानी वो एक ऐसा सेट होता है जिससे बाकी सेट निकलते हैं, जैसे बाकी सेट उससे बनते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को आप U से शो करते हैं, U से शो करते हैं यूनिवर्सल सेट को। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट में अगर मैं एक सेट ये बना लूं, A इज इक्वल टू 1 एंड 2, B इज इक्वल टू 2 एंड 3, C इज इक्वल टू 1 3 एंड 5। तो देखें इस सेट से ये छोटे सेट निकले, तो ये वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल देखें यूनिवर्स से निकला है, जिस यूनिवर्स में तमाम सितारे, अर्थ, नेपच्यून, मरकरी, वीनस वगैरह सब इसी का हिस्सा है ना। तो इसी तरह ये यूनिवर्सल सेट है और ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक और टाइप होती है, वो मैं आपको बता देता हूं यहीं से, सबसेट। अब सबसेट में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के जो छोटे छोटे सेट निकले हैं ना, ये सब कहलाते हैं सबसेट। ये यूनिवर्सल सेट और इसके जो छोटे छोटे सेट निकले हैं, ये कहलाते हैं इसके सबसेट। अब सबसेट के बाद एक और चीज आती है सुपरसेट।
सुपर सेट में क्या होता है कि जो सबसेट आपके पास आ चुके होते हैं, इन सबसेट में जो सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़े से मुराद जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, बड़ा सेट वही होता है जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ज्यादा वैल्यू, जैसे इसमें अगर 10 है तो 5 वाले दोनों सेट इक्वल नहीं है, वो दोनों सेट इक्वल है क्योंकि एलिमेंट दोनों में एक एक है। तो इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स, इसमें 2, इसमें 2, तो इसमें से कौन सा होगा पावर सुपर सेट? एब्सोल्युटली ये वाला, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है, 1, 3 एंड 5, तो ये होगा आपके पास सुपर सेट 1, 3 एंड 5। क्लियर? तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपर सेट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट भी आपको यहीं से बता देता हूं। पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट को आप लोग शो करते हैं P से। P किसका भी फाइंड करना हो, A का, P ऑफ B, P ऑफ C, किसी का भी फाइंड करना हो, तो पावर सेट आपके पास होता है द सेट which contains all elements of a subset। वो होता है आपके पास क्या? पावर सेट। मतलब वो सेट जिसमें तमाम सबसेट्स मौजूद हों, वो कहलाता है आपके पास पावर सेट। जैसे कि आप लोग इसे भी पावर सेट बोल सकते हैं क्योंकि सारे सबसेट इसमें पाए जाते हैं, तो ये कहलाता है आपके पास पावर सेट। दरअसल आप इसे बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें तो सब एलिमेंट्स एक साथ है। पावर सेट में सब एलिमेंट्स एक साथ नहीं होते, वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो पावर सेट में होता है कि सब एलिमेंट्स एक साथ नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन होते एक सेट के अंदर बना के। जैसे आपने एक बड़ा सेट बनाया, उसके अंदर छोटे छोटे सेट बना लिए, वो कहलाता है आपके पास पावर सेट। तो इसके बाद चलते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ जो आपकी एक्सरसाइज के रिलेटेड है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वो वही टेबुलर और सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म वाला है, वो आप लोग खुद करेंगे। इसमें लिखा गया होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ सेट की एग्जांपल्स दी हुई है, उन्होंने बोला है कि इस सेट से ये आपके पास कौन सी फॉर्म में, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है। बोले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको एक एग्जांपल मैं करके बता रहा हूँ इसकी। जैसे ए पार्ट है इसका, वो बोले सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 2 less than 6। मतलब वो बोल रहे हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसकी टेबुलर फॉर्म भी बनाए और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाए। अब इस सेट में उसने हमें बोला कि उस चीज का सेट बनाए जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या है देखते हैं हम। सबसे पहले इसको करते हैं टेबुलर फॉर्म में। यहाँ सॉल्यूशन निकलेगा। टेबुलर फॉर्म में किस तरह करेंगे? टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया था आप एक उसको सेट को स्पेसिफिक नेम देंगे। अब यहाँ उसने कोई नेम दिया नहीं हुआ तो अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे दे। मैं सपोज दे देता हूँ P, ब्रैकेट्स भी लगेंगी। तो पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6 हो, 2 से बड़ा इंटीजर पॉजिटिव होता है 3, 4, 5, 6 पर आकर
हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने बोला लेस देन 6, 6 नहीं लेस देन 6। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 3, 4 एंड 5, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं लगा इनके साथ। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 लेस देन 6 का आपने एक टेबुलर फॉर्म बना ली। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह बनेगी? इसको फिर b से शो कर देंगे, वही फॉर्मूला x such that x belongs to, किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को शो करते हैं z से और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? प्लस। सही, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे, यहाँ उसने पॉजिटिव बोला तो आप ऊपर प्लस जरूर लगाएंगे। x such that x, यानी x ये सेट बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर्स से, and x is, ये x यहां लिखता हूं, x is greater than 2 less than 6। क्लियर? तो ये होगी आपके पास टेबुलर, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके आगे आप लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ। सॉरी, यहां पर ये साइन उल्टे लग गए, ये इस तरह है, ग्रेटर देन के साइन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पर। इस तरह इशू होंगे x such that x belongs to positive integers and 2 is greater than x and less than 6। तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह होगा सारा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है बताएं कि क्या ये नल सेट है या नहीं। अब आप सेट को देखते हुए बताइएगा, अगर ये सेट पॉसिबल हुआ, मतलब इस सेट में एलिमेंट्स आते हुए, तो ये सेट नल नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो सेट नल नहीं है। अगर उस सेट में कोई एलिमेंट्स आ ही नहीं रहे तो वो सेट नल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो पूछ रहा है कि which of these sets are finite and which of these are infinite। मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ाया था। अब आप लोगों ने इन सेट को देखते हुए लिखना है कि फाइनाइट कौन सा और इनफाइनाइट कौन सा है। फाइनाइट वो सेट होते हैं जो जिनकी आप वैल्यू लिख सके, जिनके बारे में आप बता सके। जैसे पहली एग्जांपल है द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, कौन कौन से मंथ्स होते हैं, सबको पता है। तो ये आप ये सेट फाइनाइट है। और एक और उन्होंने दिया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, मतलब इवन नंबर्स हैं और चलते जा रहे हैं। तो ये आप लोग नहीं बता सकते, ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसी तरह के बाकी सवाल है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a is equal to a b c d find the proper subset of a। आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट ए है। a इज इक्वल टू a b c d। ये है आपके पास ए सेट और इसने बोला है इसके सबसेट फाइंड करें। सबसेट यानी इसके जो पॉसिबल सेट्स निकल सकते हैं। तो सबसेट निकालने का एक आसान तरीका आपको जिससे पता चल जाएगा पहले कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। आपने वैल्यू गिननी कितनी है, 1, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स है ना, तो 2 की पावर 4 लिखिए। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16। अगर क्या 3 एलिमेंट्स होते तो उसके कितने बनते, 2 to the 4, 4 to the 8। अब ये 4 एलिमेंट्स है तो इनके सबसेट कितने बनेंगे, 16। तो अब हम सॉल्व करेंगे, आपको लास्ट में काउंट करवाऊंगा इसके सबसेट जो कि बनेंगे 16।
तो सबसेट, अब एक सेट का जो सबसे दो सबसेट ऐसे होते हैं जो उसके पक्के होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक खुद सेट, कंप्लीट सेट, ये एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, यानी ये सेट एम्प्टी सेट भी हो सकता है। इस सेट में ए बनता है सिंगल एलिमेंट, पॉसिबिलिटीज बतानी है किस किस तरह सेट बन सकता है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, डी बन सकता है। सिंगल टर्म्स होगी पूरी। अब डबल टर्म्स आप लोग करेंगे सॉल्व। अब कॉमा लगा है, डबल टर्म जैसे ए बी, ए एंड बी, उसके बाद बी छोड़ के ए एंड सी, ए एंड सी, उसके बाद सी छोड़ के ए एंड डी, ए और डी। अब इस तरह रो चलेगी, कभी आपने पीछे वाले से सेट नहीं बनाना, ठीक है। तो अब ए के बाद बी आ जाएगा, बी का सेट क्या बनेगा, बी के साथ सी, फिर बी के साथ डी, क्लियर। अब वापस नहीं बनाना, याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाएगा सी, सी के साथ क्या बनेगा, डी, दो दो के पेयर बन गए। अब तीन तीन के बनाए, जैसे ए बी और सी का पेयर बनता है, ए बी एंड सी। ए बी सी के बाद ए बी सी को छोड़ दें, डी के साथ बना दें। हमें तो पॉसिबिलिटीज चाहिए ना, ए बी एंड डी। अब ए बी डी बन गया, अब बी पे आ जाए, बी सी डी भी बन सकता है, बी सी डी, बी सी डी बन गया। अब इसके आगे तो तीन नहीं बन सकते, तो अब ए सी और डी बना दें, बी को हटा दें और ए सी और डी। याद रखिएगा सेम कोई भी सबसेट नहीं होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं सब मुख्तलिफ है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वही सेट एक दफा दोबारा सबसेट बन के आता है, ए बी सी डी। तो अब मेरे साथ काउंट करिएगा जरा कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। मैंने आप लोगों को शुरू करने से पहले एक फॉर्मूले से बता दिया था कि इसके 16 सबसेट्स बनेंगे और इसके 16 ही सबसेट बन चुके हैं। तो इसमें कोई मसला किसी को, अगर कोई मसला है तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह सबसेट बनाए हैं, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। ये हो गया इसका पांचवा सवाल का पहला पार्ट। अब पांचवें सवाल के दूसरे पार्ट, डी पार्ट में क्या है, ये तो ए पार्ट था ना, बी पार्ट में उसने क्या बोला, उसने बोला प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर। अगर कोई आपको बोलता है कि ए जो सेट है उसका एक प्रॉपर सबसेट बताएं, तो एक सेट का प्रॉपर सबसेट हमेशा वही सेट होता है, ए बी सी और डी। ये है ए सेट का प्रॉपर सबसेट, क्लियर है। वही सेट उसका प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि फिर वही एकदम प्रॉपर होता है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती, बिल्कुल वैसे का वैसे वही प्रॉपर सबसेट होता है, क्लियर है। इसके आगे के दो सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी इसी तरह इसके दोबारा सबसेट फाइंड करें और उसमें क्या करें, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, पावर सेट। अब देखिए मैं इसी सवाल को चेंज करके आपको बता रहा हूं कि पावर सेट में फाइंड करना होगा तब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको पावर सेट बोल रहा है, ए सेट आपको उसने दिया तो बोला इसका पावर सेट फाइंड करें। आप लोग पावर ए लगाएंगे, पावर सेट ऑफ ए, इस सेट के शुरू में एक ब्रैकेट, इस सेट के लास्ट में एक ब्रैकेट, ये एक पावर सेट बनता है। बस सबसेट वैसे ही निकालने हैं, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, आपका क्या बन जाएगा, पावर सेट।
क्लियर? तो अब इसके बाद जो जो सवाल आप लोगों ने करने होंगे मैं वो आप लोगों को आपके होमवर्क में लिख के दे दूंगा। जो सवाल स्किप करने होंगे वो आप स्किप कर दिएगा। मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूं कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करेंगे, बस जितने मैंने करवा दिए वो, और उसके बाद ये 12 क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं कुछ ऑपरेशंस पे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स करेंगे कुछ, जिससे आप लोगों के अगली एक्सरसाइज के सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। ऑपरेशंस, तो सबसे पहला आपका ऑपरेशन है यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, आपको फॉर एग्जांपल दो सेट दिए जाएंगे, जैसे ए बी दे दिया उसने 1 2 3 1 2 4, और बी सेट दे दिया उसने 3 5 एंड 6। तो यूनियन में ये होता है कि जो सेट दोनों दिए जाते हैं वो दोनों सेट मिलाकर तरतीब से लिख दिए जाते हैं। अब देखिए जैसे इसका यूनियन फाइंड करना है ए और बी का, यूनियन शो करते हैं इस तरह यू से। यू थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये वैसा यूनियन होता है जैसे यूनिवर्सल सेट का होता है, उसमें मुख्तलिफ होते हैं। बी ए आ गया आपके पास 1 2 एंड 4, यूनियन बी आ गया आपके पास 3 5 एंड 6। इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में मैंने आपको बताया तमाम एलिमेंट्स मिलाकर एक तरतीब से लिख देते हैं 1 2 3, क्योंकि तरतीब से लिखना है सीक्वेंस में, 4 5 एंड 6। ये होता है आपका यूनियन, सेट्स को मिलाकर उनको एक तरतीब से लिख देना होता है। यूनियन के बाद आपका जो टॉपिक आता है, आपका जो ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, इसी से 1 2 3 एंड 4, यहां लिख दें आप 3 4 5 6, सही है। अब ये दो सेट दिए हुए हैं आप लोगों को, बोला इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन का साइन इस तरह ही होता है और इंटरसेक्शन में ये इस तरह उल्टा आ जाता है। दोनों ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, यूनियन हटा, इंटरसेक्शन आया 3 4 5 एंड 6। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं बस वो लिखे जाते हैं। जैसे 1 सेम है नहीं लिखा जाएगा, 2 सेम है नहीं लिखा जाएगा, 3 सेम है दोनों में 3 आ गया, 4 सेम है दोनों में 4 आ गया, बाकी और कोई सेम नहीं है, तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। क्लियर? अब इसके बाद फोर्थ ऑपरेशन आपका आता है, और थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब आप एक लिहाज से इसको माइनस कर रहे हैं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम करते हैं माइनस या दो सेट्स को। तो अब वो किस तरह करते हैं देखें, सेम इसी तरह इसी एग्जांपल से समझा रहा हूं। डिफरेंस अब शो करते हैं इस तरह कट वाली बार से, और यहां पर आ जाएगा माइनस, और अब देखिएगा ये सॉल्व किस तरह होता है। डिफरेंस में ये होता है कि जो दो सेट आपको दिए गए होते हैं उनमें जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे इन दोनों में सेम एलिमेंट्स करते हैं, 1 नहीं सेम, 2 भी नहीं सेम, 3 सेम है, 3 यहां से भी कट गया, 3 यहां से भी कट गया, 4 सेम है, 4 यहां से भी कट गया, 4 यहां से भी कट गया, और दोनों में सेम नहीं है। तो सेम वाली वैल्यू जब हम काट देंगे उसके बाद जो पहले सेट में वैल्यू बचेगी, किस सेट में, पहले सेट में, वो वैल्यू आप लोग आंसर में लिख देंगे। ये आ गया आपके पास डिफरेंस का आंसर। इतने मुश्किल नहीं है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और आगे जो आप ऑपरेशन पढ़ेंगे बहुत इजी है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी आराम से। फिर आप
देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आती है। मैथ वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप याद करेंगे तो आपको आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी हमेशा। इसके बाद एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करते हैं तब आप लोगों को वो, जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा वो आपको यूनिवर्सल सेट जरूर देगा। सपोज ये यूनिवर्सल सेट उसने दे दिया और उसने एक सेट दे दिया आपको A जो कि है 1 2 3 और एक B सेट दे दिया जो कि है 3 5 एंड 6। इसको 1 2 3 6 कर दें ताकि आपको आसानी हो। जब वो कॉम्प्लीमेंट का बोलेगा तब वो इस तरह के सेट देगा, जैसे यूनिवर्सल सेट पक्का होगा। वो पक्का क्यों होगा देखें, जैसे लेट्स सपोज मुझे बोल रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। अब कॉम्प्लीमेंट आप लोग शो किस तरह करते हैं, A लिखा इसके ऊपर बार लगा दिया, क्लियर। उसने बोला एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। A कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है U माइनस A। जो सेट दिया होगा उसमें से U को माइनस कर देंगे। अब U सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास आ गया U माइनस A सेट क्या है 1 2 3 एंड 6। ये आपके पास दो सेट आ गए। अब माइनस करना आपको मैंने इससे पहले सिखाया है, दोनों में जो सेम होंगे वो कट जाएंगे। जैसे 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है और 6 सेम है। दोनों में जो सेम होगा वो कट जाएगा और जो पहले सेट में बचेगा वो क्या है 4 और 5, वो आपका आंसर होगा। ये है आपके पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका। तो और इसके बाद हम एक लास्ट ऑपरेशन करते हैं जिसका नाम है, जिसका आपके बुक में कोई इतना कुछ खास जिक्र नहीं है लेकिन आपको समझाना जरूरी है। माइनस के रिलेटेड ही है, मतलब माइनस में और उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, इतना फर्क नहीं होगा। जैसे देखें आपके पास इसका नाम होता है डेल्टा, इसका साइन कुछ इस तरह का होता है, सही है, कुछ इस तरह का इसका साइन होता है। डेल्टा आप लोग फाइंड किस तरह का, जैसे सपोज उसने मुझे दे दिया सेट A और सेट B और वो बोल रहा है फाइंड करें आप लोग A डेल B, यानी A डेल्टा B फाइंड करें। तो मैं लिखूंगा सेट A 1 2 3 एंड 6 डेल्टा सेट B क्या है 3 5 एंड 6। माइनस में क्या होता था, हम सेम वैल्यू काट देते थे, बिल्कुल वैसा एक दफा करेंगे। सेम वैल्यू क्या है 1 सेम नहीं है, 2 भी सेम नहीं है, 3 सेम है और 6 सेम है। माइनस में हम करते थे कि सेम वैल्यू काटते थे और पहले में जो बच जाती थी वो लिख देते थे। इसमें क्या करेंगे, जो पहले में बच जाती है वो भी लिख देंगे और जो बाकी में बच जाती है वो भी लिख देंगे। तो ये आपका आंसर। माइनस और इसमें इतना ही फर्क है कि माइनस में जो पहले में जो बचता था सिर्फ वो लिखते थे, डेल्टा में जो बाकी सब में बच जाएगा सेम वैल्यू कट करके वो लिख देंगे। क्लियर, ये होता है आपका डेल का ऑप्शन। अब इसके बाद आपकी जो अगली एक्सरसाइज है 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ये करेंगे आप लोग घर से 15 तक। 15 से आगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीक जब आप लोगों का आएगा काम मैथ्स का तब हम लोग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जरा लेवल हाई चला जाता है। बाकी जितना मैंने आपको समझा दिया है इसमें यही काम होगा। गौर से सुन लिएगा,
इसमें डबल ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, जैसे एक ही सवाल है ना तो उसके अंदर दो दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं आपने। फॉर एग्जांपल एक सवाल उसमें दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, किस तरह माइनस करेंगे, यू माइनस ए वो फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन लेंगे किससे, बी से। तो सिंपल है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं मैं, आप लोग घर से करके लेके आएंगे, घर से करके भिजवाएंगे, ये लेके आएंगे, तो उम्मीद आप लोग सब ये कर लेंगे, मुश्किल नहीं होगी। काम चेक करूंगा, मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे ना आप, जो मैंने आपको करवाया है सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल अपने आप ही आपको आ जाएंगे, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब मैं ज़रा ये रिवाइज भी कर दूंगा एक दफ़ा कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।